नमस्कार, मेरा नाम है पूर्वी पटेल, फार्म रिसर्च टीम हंटिन ऑर्गेनिक्स। आज हमारे साथ हैं जितेश भाई पटेल, गांव दौलपुर कंपा, गुजरात। ये आलू के एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव फार्मर रहे हैं और बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों को ये प्रेरणा भी दे रहे हैं और खेती के क्षेत्र में इन्होंने इतनी सारी अच्छी-अच्छी खूबी हासिल की है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा है। तो नमस्कार जितेश भाई, नमस्कार। कृपया थोड़ा-सा आप अपना परिचय दीजिए और हमें ये बताइए कि आपके खेती के क्या-क्या अनुभव रहे हैं? सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो पूर्वी ने करवा दिया। मैंने 2004 दिसंबर 2004 में मेरा एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट में कंप्लीट किया। उसके बाद जनवरी 2005 से सीधा ही फार्मिंग में आ गया मैं। और हमारे पिताजी 1996 से आलू की खेती कर रहे थे। फिर बाद में 2000 में बारिश बहुत कम हुई, अकाल पड़ा, तो पानी की दिक्कतें आई, तो फिर हमने ड्रिप करने का सोचा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमने ड्रिप करना सोचा। तो पहले 2002 में हमने प्लानिंग किया, फिर 2003 से हमने ड्रिप इरिगेशन पोटैटो में पूरे इंडिया में हमने फर्स्ट लगवाया। तो उसका अच्छा बेनिफिट मिला हमें। पहले हमारी जो लैंड 50% फैलो रहती थी, पानी नहीं होता था उसके बदले, तो ड्रिप आने के बाद अब हम 100% ज़मीन में आलू उगा रहे हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। और न 2003 में हमने पहले ग्रुप में 10-12 फार्मर, जो हमारे ग्रुप में 10 लोगों ने मिल के पूरा 80 हेक्टर्स का हमने पहला प्रोजेक्ट किया, नेटाफिम इंडिया इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके पहला प्रोजेक्ट हमने किया। फिर बाद में जो हमारी जो लैंड थी वो 100% हमने 2004 में कंप्लीट कर दिया। आलू में हम 75 सेंटीमीटर्स पे जिगजैग प्लांटिंग 2 रो लगाते हैं एक पेड़ पे, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है उसमें। और फिर प्रोडक्शन हमारा जो पहले आता था फ्लड इरिगेशन में, हम एकड़ का हेक्टर का 30 टन हम प्रोडक्शन लेते थे। फिर ड्रिप के आने के बाद हम 40 टन तक पहुँचे। फिर 40 टन पहुँचे ड्रिप की वजह से। फिर और चैलेंज हमें आई सीड की। तो 2007 में हमने पहला एलआर का सीड हमने लिया, टेक्निको एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर, टेक्नीट्यूबर जो टिश्यू कल्चर से बना हुआ रहता है और अर्ली जनरेशन का सीड होता है, वो G3 जनरेशन हमने पहले स्टार्ट किया। तो हमारी पैदावार 45 से लेके 50 टन पर हेक्टर तक पहुंचे। फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन अच्छी होने लगी, फर्टिलाइजर का यूज़ भी कम होने लगा। फिर बाद में 2015 के आसपास धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम आने लगी कि थोड़ा सॉइल बॉर्न डिजीज भी बढ़ने लगा, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था हमें। तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए, प्रोडक्शन हमारी 50 से माइनस होते हुए 45 आई, फिर वापस 40 तक आ गए। फिर हमने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप केमिकल फंजीसाइड का यूज़ करो, ड्रिप के थ्रू दो। प्लांट क्या होता था कि 70 डेज के आसपास प्लांट सूख जाते थे, जो उसका स्टेम होता है वो बेड को टच होता है, वहाँ से गल जाता था। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप केमिकल अप्लाई करो, ड्रिप से दो, स्प्रे करो। थोड़ा परफॉर्मेंस मिला, लेकिन हम सोच रहे थे परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज़ करो, जैसे ट्राइकोडर्मा, ये सब कुछ। तो मैंने करीबन 100 के आसपास कंपनियों का मैंने अपने फील्ड में ट्राई किया होगा, लेकिन किसी में रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। कोई कंपनी का रिजल्ट अच्छा था तो 2-4 प्रोडक्ट अलग अलग आती थी, तो उसको कंबाइन करके देने में टाइमिंग नहीं मिल रहा था। सपोज एक प्रोडक्ट आज दी, बाकी 4 दिन बाद दूसरी देनी है, और आलू की खेती तो महज 100 दिन की है, तो इतने दिन में ये सारा करना पॉसिबल नहीं था। तो आज से 7-8 साल पहले हमने हंटिन ऑर्गेनिक्स का नाम सुना, और उसके जो सीईओ है नितिन सिंगल, वो आए थे हमारे फार्म पे। तो हमने बताया हमारा ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आपका ये चैलेंज मैं मंजूर करता हूँ और उसका सॉल्यूशन मैं ला के दूंगा। तो फिर उन्होंने प्रोडक्ट दी, उसकी डिस्निल सॉइल है, सीड ग्रो प्लस प्लस है, वो सारी प्रोडक्ट।
तो वो प्रोडक्ट हमने पहले साल ट्राई की तो थोड़ा रिजल्ट मिला। तो उन्होंने समझा है कि आपको रिजल्ट 1 साल में नहीं मिलने वाला, इसकी रिपीट एप्लीकेशन आप जितनी करते जाओगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो फिर हमने रिपीट एप्लीकेशन आलू की खेती में हम 15 दिन पे, हर 15 दिन पे या 12 दिन पे हम रिपीट एप्लीकेशन देते हैं पर एकड़ 175 ml 200 ml के हिसाब से। और दूसरा उन्होंने ये भी समझाया कि आप आलू लगा रहे हो तो आपको इसकी प्रिपरेशन ग्राउंडनट जो पहले हम खरीफ में लगाते उससे करनी पड़ेगी। तो हम ग्राउंडनट में भी ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो पॉपुलेशन होना चाहिए जो बेनिफिशियरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। तो हमने वो एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, पॉपुलेशन अच्छा बढ़ने लगा। फिर हम पिछले 3 साल से फिर हमने क्या किया कि केमिकल सीड ट्रीटमेंट करते थे आलू में। तो केमिकल सीड ट्रीटमेंट भी उसमें क्या होता था कि जर्मिनेशन में हमें दिक्कत आती थी, वो 15-20% जर्मिनेशन कम आता था और जर्मिनेशन अनइवन रहता था, कोई प्लांट बड़ा हो जाता उसके बाद 20 दिन बाद दूसरा प्लांट निकलता। तो पिछले 3 सालों से हम डिस्टिल सॉइल 500 से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से हम प्लांटिंग के टाइम स्प्रे करते जाते हैं। प्लांटर में ही हमने ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है तो वो स्प्रे होते जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। और हम अभी कोई केमिकल सीड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो 500 से 600 ml जो पर एकड़ का डोज है वो कोई फील्ड में दिक्कत ज़्यादा होती है तो बढ़ाते हैं, किसी में प्रॉब्लम नहीं है तो कम भी रखते हैं। वो डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन और फील्ड की कंडीशन के हिसाब से। तो धीरे धीरे हम ये प्रैक्टिस में आते गए। तो आज के दिन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जर्मिनेशन जो पहले 12-13 दिन पे आता था वो अब 1-2 दिन जल्दी आ रहा है। रूट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जो राइजोक्टोनिया का जो प्रॉब्लम आता था स्टेम के ऊपर, स्टोलन के ऊपर, ट्यूबर के ऊपर, वो भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आज। तो अभी इस साल 2025 में नवंबर में हमने जो सोइंग किया है उसमें एवरेज 500 से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट और हर 12 दिन पे 175 ml ड्रिप में ये डिस्निल सॉइल जा रहा है। तो इम्यूनिटी बढ़ रही, सॉइल हेल्थ अच्छा हो रहा है। तो काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं फील्ड की कंडीशन भी जो अभी दिख रही है आपको। तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। जो पहले जो प्लांट गलने का प्रॉब्लम था स्टेम वाला वो भी अब नहीं आ रहा है और कोई केमिकल हमें ड्रिप से अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। और उसके साथ हम जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है सीड ग्रो प्लस प्लस, वो प्रोडक्ट हम एकड़ में 5 से 6 लीटर तक हम अप्लाई करते हैं। इस साल हमने 6 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अप्लाई किया है। पहला जो डोज था हमने वो कोई फील्ड में 12 दिन पे लिया है, कोई फील्ड में 18 दिन पे लिया है, 2.25 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। और बाद में हर 12 दिन पे 5 स्प्लिट किए हमने, हर 12 दिन पे 875 ml पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप में ये जाता है। तो 5 डोज वैसे और एक डोज जो हमने पहला दिया था बूस्टर डोज 12 और 18 दिन पे, वो हिसाब से सीड ग्रोथ। तो अभी आप देखते हैं रूट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑन एन एवरेज 12 से लेके 15 इंच तक के रूट है। जनरली क्या होता है आलू में कि जो बेड जितना होता है ऑन एन एवरेज 9 इंच या 10 इंच की जो हाइट रहती है वहाँ पर ही रूट मास रहता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर देखा वो 12 इंच 15 इंच तक डीप में रूट पेनिट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी जो माइक्रो रूट हम बोल सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। फाइब्रस रूट जो हम बोलते हैं वो भी, उसकी मात्रा भी काफ़ी है। इवन हमने एक फील्ड में देखा था तो 31 इंच तक हमने इसकी रूट की लंबाई हमने देखी है। और नंबर ऑफ स्टोलन भी अच्छे निकलते हैं। स्टोलन की थिकनेस 4.5 mm, 3 mm से लेके 4.5 mm तक की स्टोलन की थिकनेस आपको देखने को मिल सकती है इसमें। और लेंथ भी ऑन एन एवरेज 5 इंच से लेके 8-9 इंच तक आप स्टोलन की लेंथ देख सकते हो। और स्टोलन में आप देखेंगे तो उसमें भी रूट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो इसमें होता जाता है। बाद में हमने क्या किया कि 28 दिन या 30 दिन के बीच में हमने फर्स्ट स्प्रे लिया था सकिंग पेस्ट के लिए। तो उसमें हमने नैनोसल्फ 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे किया। और हर 15 दिन पे जो स्प्रे आता है हमारा
उसमें हम ये नैनोसल्फ कंपलसरी 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते ही हैं, दूसरी फंजीसाइड और जो होती है उसके साथ। तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो हमारा जो ब्रिक्स लेवल था, जब 28 दिन पे मैंने चेक किया था, तब ब्रिक्स लेवल कोई फील्ड में 8 का था। उसके बाद फर्स्ट स्प्रे हुआ तो उसके बाद 10 तक पहुंचे, फिर 12 तक पहुंचे, और मैंने 3 दिन पहले चेक किया था तो उसमें हमने 13-14 तक का ब्रिक्स का लेवल देखा था। और वैसे ही मैंने ये कंपेयर किया, हमारे पड़ोस में एक फील्ड था, तो जहाँ पर हमारा ब्रिक्स लेवल 8-10 था, तो वो फार्मर ने जिसने ये प्रैक्टिस नहीं की थी उसका ब्रिक्स लेवल 5-6% था। और आज हम 13-14 ब्रिक्स लेवल पर पहुंचे, तो वो फार्मर का आज भी 8 के आसपास का ब्रिक्स लेवल है। तो काफ़ी बड़ा फर्क है। ब्रिक्स लेवल अच्छा होने का मतलब जितना आपका सॉइल हेल्थ अच्छा होगा, जितना सॉइल हेल्थ अच्छा है होगा, उतना ही फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ेगा। तो वो हिसाब से आपका ब्रिक्स भी अच्छा मेंटेन होगा। और हमें देखते हैं तो स्टेम की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, लीफ एरिया इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और लीफ की चौड़ाई थिकनेस काफ़ी अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं बड़ी साइज़ का। और दूसरा, आपका प्लांट हेल्दी होता है तो लीफ के ऊपर आपको थोड़ा सा हेयरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, वो भी दिख रहा है हमारे प्लांट में। तो इस हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे सीड ग्रो प्लस प्लस की आपने रूट ग्रोथ, जर्मिनेशन और प्लांट विगर, स्टोलन ग्रोथ, ये सब की तो बात हो गई। अब मेरा और एक प्रश्न है कि जैसे नंबर ऑफ ट्यूबर्स पर प्लांट, तो सीड ग्रो प्लस प्लस यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है? नंबर ऑफ ट्यूबर्स जो आप कहते हो, वो डिपेंड करता है मेनली वैरायटी के ऊपर। स्पेशली हम एलआर की बात करें, तो एलआर में जब हम सीडग्रो प्लस प्लस यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो टाइम पे ऑन एन एवरेज 4-5 के आसपास पर प्लांट के हिसाब से ट्यूबर रहते थे। और अभी जैसे हमने नैनो सीडग्रो प्लस प्लस यूज करना स्टार्ट किया है, तो ऑन एन एवरेज 6-7 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ ट्यूबर। तो आप समझ सकते हैं 2 ट्यूबर ऑन एन एवरेज आप ज़्यादा पकड़ के चल सकते हो। और दूसरा, हमने जैसे ये सीडग्रो प्लस प्लस का हमने जो यूज़ किया स्टार्ट, तो सॉइल की हेल्थ जो है वो काफ़ी चेंज हुई। तो आप फील करेंगे जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद रहती है, वैसा सॉइल का स्ट्रक्चर हो गया है। जैसे चाय पत्ती के दाने रहते हैं, जी आप जी। वैसे आपको सॉइल के ऊपर दाने देखने को मिलेंगे। और अर्थवर्म की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। और दूसरा, जैसे सीड ग्रो का हमने यूज़ बढ़ाया, तो हमने उसके साथ जितना इसका कॉस्ट बढ़ाया, तो वो मेंटेन करने के लिए हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ था, जी वो भी काफ़ी कम करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम 1 बीघे में 2002 में 70 kg यूरिया का यूज़ कर रहे थे। और बाद में हमने वो कम करते करते आज 30 से लेके 35 किलो 1 बीघा में यूरिया का यूज़ कर रहे हैं। एनपीके का जो रेशियो है पर हेक्टेयर का, वो मेरे हिसाब से 200 नाइट्रोजन, 200 250 फास्फोरस, और 300 के आसपास, 300 से लेके 350 तक पोटास का है। तो जैसे ये सीड ग्रो का हमने यूज़ बढ़ाया, तो हमारा जो फर्टिलाइज़र यूज़ था, तो इस साल हमने 145 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 175 kg फास्फोरस, और 325 kg पोटास पर हेक्टेयर का अभी हमारा जो है, जो प्योर फॉर्म में एनपीके हम कैलकुलेट करते हैं, उतना फर्टिलाइजर जा रहा है। तो मतलब रेकमेंडेड डोज से भी काफ़ी नीचे हमें देना पड़ रहा है, और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। जैसे सीड ग्रो प्लस प्लस में 12 तरह के बैक्टीरिया और हम्म। एंडोमाइकोराइजा है, हम्म। तो इसका तो आप लगातार 8 साल से यूज़ कर रहे हैं। हम्म। और अभी आपने जैसे बताया कि फर्टिलाइज़र का डोज़ भी आपने कम किया हम्म। है। तो इसका थोड़ा-सा कोरिलेशन बताइए कि इससे आपको क्या डिफरेंस सॉइल हेल्थ में दिखा और ओवरऑल आपका प्रोडक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट आया है? पहले जो हम फर्टिलाइजर डालते थे, तो क्वांटिटी तो ज़्यादा डालते थे, लेकिन वो क्या होता था कि प्लांट को अवेलेबल नहीं होता था और सॉइल के अंदर फिक्स होता था। लेकिन जैसे ये सीड ग्रो प्लस प्लस और डिस्निल सॉइल, ये सब हमने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, तो न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी था वो प्लांट को काफ़ी बढ़ने लगा। और प्लांट एक जल्दी से एब्जॉर्ब कर रहा है, और अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। तो अवेलेबिलिटी बढ़ने के कारण हमने क्या किया कि उस
फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी थी वो हमने धीरे-धीरे कम की। तो उसके सामने जैसे मैंने बताया कि जितना हम डोज़ दे रहे हैं, तो वो डोज़ हमें इनफ लग रहा है। तो ये जो अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है सीड ग्रो प्लस प्लस के कारण, एनपीके और माइकोराइजा है, फिर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो भी बायो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज है, है। बैक्टीरियाज, उसके चलते काफ़ी अवेलेबल होने लगा है और सॉइल के अंदर फिक्स नहीं होने लगा है। और इसके बाद भी जो भी पड़ा रहता है फर्टिलाइज़र इसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो वो हमें हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप रहती है ग्राउंडनट, उसमें भी काम आ जाता है। और हम ग्राउंडनट की क्रॉप में फर्टिलाइज़र हम एक्स्ट्रा नहीं देते हैं और इसी से ही काम चल जाता है हमारा। और जितेश भाई, जैसे नैनोसल्फ की बात करें कि आप इसके 2 से 3 स्प्रेज लेते हैं, तो इससे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला है? पर्टिकुलरली लीव्स की हम बात करें तो? जैसे आपने बताया कि नैनोसल्फ के हम क्या करते हैं, जो भी स्प्रे आता है उसके अंदर 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल ही देते हैं। तो उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि सल्फर है नैनो पार्टिकल्स में, तो उसके कारण प्लांट के अंदर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, तो न्यूट्रिएंट अपटेक भी बढ़ जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि लीव्स के ऊपर जो आप हेयरी ग्रोथ, जिसको ट्राइकोम्स बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि सकिंग पेस्ट को खाने में ये दिक्कत करते हैं, तो वो भी एक फायदा रहता है। और ग्रीनरी भी ओवरऑल बढ़ती है नैनोसल्फ से। दूसरा क्या होता है कि नैनोसल्फ जैसे ही हम स्प्रे करते हैं, तो जो भी सकिंग पेस्ट या जो भी होगा उसके कांटेक्ट में आने से वो भी मर जाता है। तो सकिंग पेस्ट का भी हमें कम यूज़ करना, सकिंग पेस्ट के लिए जो भी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, उसका हमें काफ़ी कम यूज़ करना पड़ रहा है इससे। ओके, और कम डोज़ में भी क आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहा कम है। डोज़ में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जी, और इसकी चमक भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही शानदार चमक है, हुँ। और लीफ सरफेस एरिया भी देख सकते हैं इसका, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा ये, जैसे आप देखते हैं कि जैसे ही हमने सीड ग्रो प्लस, फिर डिस्निल सॉइल, ये सब का यूज़ बढ़ाया, तो प्लांट के अंदर जैसे रूट ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो इरिगेशन जो हम पहले 1 घंटा सवा घंटा देते थे, वो भी 10 15 20 मिनट कम हो गया है। तो जो मॉइस्चर जो सॉइल के अंदर पकड़ा रहता है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है और प्लांट को अवेलेबल होता है। तो ऑन एन एवरेज आपको इरिगेशन भी कम करना पड़ेगा इसमें, तो पानी का भी सेविंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग होगा आपका इसमें। तो जितेश भाई, अब हम आते हैं निमेटोड्स के ऊपर, कि अभी पिछले कुछ सालों से निमेटोड्स की समस्या जो है आलू में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो निमेटोड्स के मैनेजमेंट के लिए आप क्या-क्या करते हैं? नेमेटोड्स के मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले क्रॉप रोटेशन तो एक है ही है। तो जो हमारा ये जो क्रॉप रोटेशन है, हम ग्राउंडनट जो क्रॉप करते हैं वो एवरी अल्टरनेट ईयर या 3 साल में एक बार करते हैं, और बाकी 2 साल ग्रीन मैन्योरिंग होता है उसमें। तो वो भी एक बेनिफिट रहता है। और दूसरा कि उसका हंटिन ऑर्गेनिक्स का नेमाटोड करके एक प्रोडक्ट आ रहा है, उसका भी हम जैसे ग्राउंडनट में भी यूज़ किया, क्योंकि वो भी सॉइल वाला ही क्रॉप है, और जैसे पोटैटो वैसे ही लगता है, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। और पोटैटो की सीजन में हम नेमाटोड पर एकड़ 1 से 1.5 लीटर तक हम अप्लाई करते हैं ड्रिप में, वो भी हर 12 दिन के बाद। तो हर 12 दिन के बाद एप्लीकेशन करने से उसका पॉपुलेशन मेंटेन रहता है, उसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी बैक्टीरियास और फंगस है उसका। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है और केमिकल का यूज़ करना हमें नहीं पड़ता है उसमें। और दूसरा कि आप जैसे क्रॉप है, मैरीगोल्ड है, ये सब कुछ लगाओ तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। और आप नेमाटोड का जितना हर साल यूज़ करोगे तो उसके अंदर ट्राइकोडर्मा हर्जियानम आता है, वो भी बेनिफिट करता है। फिर दूसरी प्रोडक्ट आती है उसमें, तो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट्स मिल रहा है नेमाटोड्स के लिए। जी, जी, उसमें पोचोनिया भी है, हाँ। फिर पेसिलोमाइसिस भी हाँ। है, तो इससे बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता हम्म। है। उसमें निमेटोड्स का जो इन्फेक्टिव जो जुवेनाइल है, हम्म। वो किल होता है, उसके अंडे भी मरते हैं, हम्म। और साथ-साथ जो डैमेज रहता है रूट्स पे, हम्म। उसके ऊपर से क्या है कि नए रूट्स का निर्माण होता है। हम्म। तो जैसे बायपास सर्जरी होती है, वैसे ये हमारा जो निमेटोड प्रोडक्ट है, ये बायपास सर्जरी भी करता है। तो हम्म। अगर आपका प्लांट जो है
वो चाहे 50% भी इन्फेक्टेड है, लेकिन 50% भी ज़िंदा भी है ना, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट रिवाइव हो जाएगा। तो जितेश भाई, जैसे आपने बताया कि पहले आपके नंबर ऑफ ट्यूबर्स है, वो 4 से 5 लगते थे और अभी 7 से 8 हो गए हैं। तो ये हो गई नंबर ऑफ ट्यूबर्स की बात। अब हम बात करते हैं कि ट्यूबर के साइज़ की। तो जैसे कि अबव 45 एमएम या अबव 40 एमएम आपकी आलू की साइज़ में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? कितना इंक्रीमेंट साइज़ में आपको देखने को मिला? जैसे आपने पूछा आलू की साइज, और पहले क्या होता था कि अनइवन साइज काफ़ी रहती थी। जो 45 एमएम से नीचे वाला जो गोली बोलते हैं वो काफ़ी निकलता था। अब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म साइज हमें मिल रहा है, तो जो ट्यूबर पहले छोटे रह जाते थे वो अब बड़े होते हैं, 45 एमएम से प्लस हो जाते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी बढ़ी, तो साइज में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट मिला। तो उसका ऑन एन एवरेज मार्केटेबल यील्ड हम बोलते हैं वो बढ़ा हमारा इसमें। और जैसे ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कीपिंग क्वालिटी की हम बात करें, जिसमें हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, जो शुगर बढ़ जाती है तो चिप्स ब्राउन कलर की हो जाती है और वो रिजेक्ट होता है मटेरियल, तो वो काफ़ी अच्छा हमें इम्प्रूवमेंट मिला। पहले हमारे स्टोर में जैसे हमारा प्रोडक्ट है वो हम सितंबर एंड तक हमारा मटेरियल खींच सकते थे, उससे ज़्यादा हम नहीं ले जा पा रहे थे। सितंबर के बाद शुगर का इश्यू काफ़ी बढ़ जाता था। अब हम मटेरियल हमारा नवंबर 15 से लेके एंड तक हम हमारा मटेरियल खींच सकते हैं, उसमें शुगर का इश्यू बहुत कम आने लगा है। तो हमें ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 महीना मार्केटिंग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है और अच्छे प्राइसेस में मिल रहा है वो टाइम पे। अब आप ये बताइए कि ओवरऑल यील्ड पे कितना इम्पैक्ट है? अभी की कंडीशन में बात करें तो आप कितना यील्ड ले पा रहे हैं पर एकड़ या पर हेक्टर, और उसके कॉस्मेटिक वैल्यू में और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? जैसे हमने ये हंटिन की प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे थे, सिर्फ ड्रिप लगाया था, तो हम 45 टन के आसपास पर हेक्टर तक पहुंचे थे। तो फिर बाद में सॉइल बॉर्न डिजीज़ और ये सब प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो हम वापस 40 तक आ गए थे। तो अभी ऑन एन एवरेज 50 टन पर हेक्टर तक का हमारा प्रोडक्शन है, और हाईएस्ट हमने 58 टन पर हेक्टर तक हमने लिया है। और क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, और ओवरऑल इकोनॉमी इससे काफ़ी बढ़ रही है। और क्वालिटी इम्प्रूव होने से आज हमें मटेरियल हमारा जो है अच्छे दाम में बिक रहा है, और मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और प्रोसेसिंग कंपनियां हमारा मटेरियल यहाँ से लेके जा रही है। और किसानों को हंडिन ऑर्गेनिक्स के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? और देखो, मैंने पहले भी बताया कि मैंने करीबन 100 के ऊपर कंपनियों का मैंने प्रोडक्ट ट्राई किए थे अपने फील्ड में, लेकिन कोई भी कंपनी 100% फुलफिल नहीं हो पाई। और बाद में हंटिन ऑर्गेनिक्स ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो आज मैं पिछले 8-10 सालों से इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो हंटिन ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट जो भी है काफ़ी अच्छी है। और पहली ऐसी कंपनी है जो लिक्विड फॉर्म में 4 साल तक की सेल्फ लाइफ लिख के देती है और 10⁻14 का मटेरियल प्रोवाइड करती है। और सबसे अच्छी बात, स्पोर फॉर्म में इनका मटेरियल आता है, तो सेल्फ लाइफ अच्छी मिलती है, और जो भी मटेरियल आप लेंगे वो 100% सही आएगा, और 100% वो प्रोडक्ट काम करना है हमारे यहाँ पर। और दूसरा कि हंटिन ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा रिपीट एप्लीकेशन पे। आपने एक बार हंटिन की प्रोडक्ट डाल के छोड़ दिया तो आप सोचेंगे मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलना है। तो आपको रिपीट एप्लीकेशन, जितनी रिपीट एप्लीकेशन, चाहे फॉर एग्जांपल आपको पर एकड़ 1 लीटर का डोज है तो आप 10 स्प्लिट में डिवाइड कर दो, आप 100-100 ml के स्प्लिट कर दो आपकी क्रॉप की साइकिल के हिसाब से। तो हंटिन की प्रोडक्ट आप जितना रिपीट एप्लीकेशन करोगे उतना काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, और मैंने तो टेस्टेड की हुई है, और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आपको फार्मिंग में जो खेती में जो समस्याएं आती है, डिजीज़ रिलेटेड या न्यूट्रिएंट रिलेटेड कोई भी, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपको हंटिन ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हंटिन ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट आप यूज़ करिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आपकी खेती के अंदर कोई भी समस्या हो,
सॉइल बोर्न या कोई भी किसी भी तरह की, और हंटिंग के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय दिया। और हंटिन ऑर्गेनिक्स एज अ कंपनी तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लेकिन आपने ये चैलेंजेस को स्वीकारा और आपने इतना बारीकाई से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस लिए और हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर किया। और ये आपकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, ये मुझे लगता है बहुत सारे किसानों को तो इंस्पायर कर ही रही है और आगे भी इंस्पायर करती रहेगी। तो थैंक यू सो धन्यवाद। मच जितेश भाई। धन्यवाद।